सिंह हवेली की रसोई, जहां आरती और घर की सभी औरतें चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही हैं। गरम तवे और उबलते बर्तनों के बीच उसके हाथ जल रहे हैं और वो दर्द से तड़प रही हैं, फिर भी काम रोक नहीं पा रही। रसोई की खिड़की खुली हुई है और इसी खिड़की के बाहर खड़ी हैं विमला और वसुंधरा। वो दोनों बाहर से अंदर का पूरा नजारा देख रही हैं। आरती का दर्द, उसकी बेबसी, सब कुछ। वसुंधरा देख तो सही, उस बेचारी का हाथ पूरा लाल पड़ गया, लेकिन फिर भी बेचारी के हाथ नहीं रख रहे। अरे विमला, ये सिंह परिवार की औरतें बाहर से पत्थर की दिखती हैं, पर अंदर से सब टूटी हुई हैं। देख, बेचारी आरती को रोने तक की इजाजत नहीं है। अंदर रसोई में अनीता आरती का हाथ देखकर कहती है, आरती बेटा, ये आंसू पोंछ और कच्ची पकड़। बाबूजी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं, उन्हें खाने में 1 मिनट की भी देरी पसंद नहीं है। माँ जी, बहुत जलन हो रही है, देखा नहीं जा रहा। अरे बेटा, अभी इतना वक्त कहाँ है जो हम तुम्हारे इस दर्द को देख सके। जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तुझे भी पता है कि इस घर के मर्द कहाँ रहम करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तेरी लापरवाही से नाश्ता देर से हुआ, तो वो इस जले हुए हाथ पर नमक छिड़कने में देर नहीं लगाएंगे। माँ जी, मैं कर देती हूँ आरती दीदी का काम। तो अपना चूल्हा देख प्रियंका, इस घर में हर औरत का अपना हिस्सा तय है। आज आरती का हाथ जला है, कल तेरा भी जल सकता है। अपनी आंखों पर ये चुप्पी की पट्टी और कस लो, ताकि ना अपना दर्द दिखे और ना दूसरों का। चलो जल्दी करो सब। आरती कांपते हाथों से जलती हुई कढ़ाई में मसाला भूनने लगती है। नीचे रसोई में डर और घुटन का माहौल था। वहीं ऊपर कमरे में नेहा आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या फायदा तैयार होने का, जब इन आंखों को वैसे भी जमीन ही नापनी है, पसंद का रंग भी नहीं पहन सकती। क्या सच में यही हमारी किस्मत है? क्या आंखों पर पट्टी बांधकर रखना ही इस घर की औरत होने की पहली शर्त है? नेहा भारी मन से नीचे आई। धीरज, जो सामने कुर्सी पर बैठे थे, नेहा को देखते ही चश्मा ठीक किया और रुकने का इशारा किया। अरे हो गया कॉलेज का टाइम। घड़ी? जी दादाजी, हो गया। धीरज और नेहा की बात अभी चल ही रही थी कि ऊपर से विजय, आनंद और अजय तीनों एक के बाद एक नीचे आए और सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर कुर्सियां खींचकर बैठ गए। तीनों की आंखें टेबल पर गईं तो टेबल खाली थी। अरे नाश्ता कहाँ है? इतना वक्त क्या खुदाई कर रही है अंदर? इन कामचोर औरतों से क्या उम्मीद करें, ये रोज का है इनका। आशा, सुन रही हो या नहीं? चाय ठंडी मिली तो अच्छा नहीं होगा। रसोई के दरवाजे से आरती कांपते हुए बाहर आती है। उसके हाथ में एक सब्जी का कटोरा है और दूसरा हाथ, जो पूरी तरह जला हुआ है, उसने अपने पल्लू के नीचे छुपा रखा है। जी बस 1 मिनट, बस पराठे ला ही रहे हैं। 1 मिनट? क्या करती हो सारा दिन? क्या ये घर चलाना भी अब हमें ही सिखाना पड़ेगा? जवाब था उसके पास, लेकिन आरती ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस घर में औरत का जवाब देना बगावत माना जाता था। उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया और चुपचाप झुककर प्लेटें लगाने लगी। अभिषेक ने जैसे ही आरती और वहां मौजूद और सभी औरतों को डर की वजह से कपकपाते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। हो गया भैया, भाभी खाना ला ही तो रही है, बस 2 मिनट की ही तो बात है। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तू अपनी नसीहतें अपने पास रख रहा अभिषेक। ये जो तू लाड़ दिखा रहा है ना, यही इन औरतों को कामचोर बनाता है। नाश्ता लगाओ और खत्म करो, हमें निकलना है। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा है। न कोई बोला, न किसी ने आंखें उठाई। बस कटोरियों और चम्मचों की हल्की आवाजें थीं और धीरे धीरे सभी ने नाश्ता शुरू किया। औरतें परोसती रहीं, मर्द खाते रहे। तभी हवेली के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी। अम्मा जी, ये लीजिए ताजी तो रही कद्दू। कल आपने कहा था ना बाबूजी को पसंद है, इसलिए आज खास आपके लिए चुनकर लाया हूँ। धीरज सिंह का हाथ रुक गया, निवाला वहीं छूट गया। अरे क्या कहा इसने? कल तुमने इससे बात की थी आवारा औरत? पूरे हॉल में सिर्फ धीरज जी की आवाज गूंज रही थी और वहां खड़ी औरतें डर के मारे कपकपाने लगी। वो बस सब्जी के लिए पूछा था, इन्होंने कहा था ताजी आएगी तो। आकाश अपना नाश्ता छोड़कर उठे। ए लड़की, 100 बार मना किया है इस घर की औरतों से बात करना, और तुम सरला, हिम्मत कैसे हुई? अरे दादी जी ने खुद बुलाया था। अरे चुप, आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना, भाग यहाँ से। सब्जी वाला भाग गया। धीरज सिंह पलटे और अपनी पत्नी सरला और बहुओं की तरफ देखते हैं, जो सिर झुकाए सब खड़ी हुई हैं। औरत हो, औरत, औकात में रहो।
इधर उधर मुंह मारने की आदत नहीं अच्छी। अरे नजरें नीची रखो, जितना कहा जाए उतना करो वरना अंजाम बुरा होगा। सरला जी ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उनकी बेइज्जती हवा में घुल गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा। मर्द नाश्ता करते रहे। 70 साल की औरत की इज्जत ऐसे मिट्टी में मिल गई जैसे ये कोई मामूली बात हो। बहुएं चुपचाप परोसती रहीं, आंखें झुकी, हाथ चलते रहे। सरला जी पल्लू संभालकर रसोई में चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा भी चुपचाप बैग लेकर निकल गई, नजरें झुकी हुई। दादाजी कॉलेज का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। विजय, अरे उठो और इसे लेकर जाओ, और याद रहे कॉलेज के बाहर ही खड़े रहना, रोज की तरह, जब तक इसकी पढ़ाई पूरी न हो जाए। जी दादाजी, आप फिक्र मत करिए, मेरी आंखें इसकी हर हरकत पर रहेंगी। नेहा, अरे ध्यान से सुन, किसी से बात नहीं, बाहर खड़े लड़कों की तरफ देखना भी नहीं, चुपचाप पढ़ना, सीधे घर आना। अगर कोई शिकायत मिली तो यह तेरा आखिरी दिन होगा कॉलेज का। विजय, इसे ले जाओ। विजय नेहा को लेकर हवेली से बाहर निकलता है और कार की ओर बढ़ता है। वो अकड़ कर आगे चल रहा है जबकि नेहा किताबें पकड़े नजरें झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही है। बाहर विमला, वसुंधरा और उनका बेटा गोलू खड़े हुए हैं। देख वसुंधरा, बेचारी नेहा फूल जैसी बच्ची थी, पर इस हवेली ने उसे वक्त से पहले पत्थर बना दिया। देख कैसे नजरें झुकाकर चल रही है, जैसे रोशनी से भी डरती हो। यही तो सिंह खानदान की इज्जत का बोझ है विमला। इन औरतों के पैरों में बेड़ियां नहीं, बस उनकी नजरों पर पहरा लगा दिया गया है। छोटा गोलू अपनी माँ का पल्लू खींचते हुए मासूमियत से पूछता है, मम्मी ये दीदी हमेशा चुप क्यों रहती है, आंखें नीचे क्यों रखती है, क्या इन्हें आसमान देखना अच्छा नहीं लगता? वसुंधरा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। नजर विजय पर गई जो नेहा को गाड़ी में बैठने को कह रहा था। पता नहीं बेटा, शायद उनके घर के मर्द नहीं चाहते कि ये कुछ देखें, या फिर ये खुद ही उनकी गलतियां छुपाने के लिए अपनी आंखों पर खामोशी की पट्टी बांध लेती हैं। पर मम्मी क्या आंखें बंद करने से गलतियां छुप जाती है? छुपती नहीं है बेटा, बस सहने की आदत पड़ जाती है। गाड़ी धूल उड़ाती हुई गली से निकल गई। घर के सभी मर्द अपने अपने काम पर निकल गई। हवेली में अब सिर्फ औरतें थीं और वो खामोशी जो हर रोज मर्दों के जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विमला और वसुंधरा अंदर आईं। अम्मा जी क्या हाल है? अरे आज मुंह उतरा हुआ है, क्या हुआ? कुछ नहीं विमला, ऐसे ही। माता जी, हम बगल में रहते हैं, आपके घर की हर खबर होती है हमें। तो फिर पूछ क्यों रही हो? इसीलिए तो आई हूँ। आप सब औरतें एक बार हिम्मत करके इनकी शिकायत पुलिस में कर दीजिए। पूरा मोहल्ला आपके साथ है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बोलेंगी कोई क्या कर सकता है? हर बात को अनदेखा करना किसी भी समस्या का हल नहीं। सरला जी की आंखें भर आई। उन्होंने चारों ओर देखा जैसे दीवारें भी सुन रही हों। कमरे में घर की सभी औरतें, आरती, प्रियंका और आशा चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थीं। विमला, तुम कहती हो पुलिस में कंप्लेन कर दो, इतना आसान नहीं है। इस घर के मर्दों की पहुंच बहुत आगे तक है। अगर हम कंप्लेंट कर भी दें और पुलिस उन्हें ले जाए तो वो अगले ही पल छूट कर घर वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद कर देंगे। सही कह रही है माँ जी। अभी तो इन्होंने सिर्फ नजरें नीची करने को कहा है, लेकिन क्या पता अगर हमने आवाज उठाई तो शायद अगले ही पल हमारी आंखों के सामने सच में पट्टियां ही बांध दी जाएं। फिर हमें अपना वजूद तक दिखाई नहीं देगा। शिकायत करने के बाद क्या हम यहाँ रह पाएंगे? हमारा तो कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। विमला जी, समाज भी तो औरतों के ही दाग गिनता है, मर्दों के गुनाह नहीं। हमें अब आदत हो गई है विमला। हमारे लिए अब यही बेहतर है कि हम सब कुछ देखकर भी उसे अनदेखा करते रहें। इस घर में सुहागन वही है जिसने अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध ली हो कि उसे सामने खड़ा जुल्म भी दिखाई ना दे। जब हम कुछ देखेंगे ही नहीं तो हमारे दिल में बगावत भी नहीं जागेगी, और जहां बगावत नहीं वहां कम से कम ये चार दीवारें तो सलामत रहेंगी। सही कह रही है माँ जी, सच देखने की हिम्मत हम में नहीं है। अंधे बनकर जीना ही हमारे लिए आसान है। विमला कुछ कहना चाहती थी लेकिन औरतों की बुझी हुई आंखें देखकर रुक गई। वहां वो कोई उम्मीद नहीं बची थी। सबने चुपचाप हालात को स्वीकार कर लिया था। विमला, वसुंधरा धीरे से मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, और अनीता बहन, पट्टी चाहे आंखों पर हो या दिल पर, चोट तो फिर भी लगती है और निशान भी रह जाते हैं। कब तक अपने ही जख्मों से नजरें चुराओगी? निशान तो अब पहचान बन गए विमला, और दर्द अब हमारी किस्मत का दूसरा नाम है। जाओ, अब किसी मर्द ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। विमला और वसुंधरा हवेली की उस घुटन भरी खामोशी को पीछे छोड़कर बाहर गली में आ गई। देखा वसुंधरा, उन औरतों ने तो हार मान ली है।
किस्मत है बहन, पर ये पट्टी अब उन औरतों की आंखों से ज्यादा उस घर की बुनियाद में बन गई है। नेहा रुक, कल का असाइनमेंट याद है? मिलकर करते हैं, चल मेरे घर। नहीं नहीं यार, मुझे जाना है, भैया इंतजार कर रहे हैं। अरे बस आधा घंटा। नहीं सच में मैं नहीं रुक सकती। नेहा तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी। विजय ने शीशा नीचे किया। वो कौन थी? क्या बात हो रही थी? नहीं भैया, बस असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। असाइनमेंट या कुछ और? मैंने देखा हाथ पकड़ा उसने। भैया वो तो ऐसे ही, मैंने मना कर दिया ना। नेहा गाड़ी में बैठ गई। खिड़की से बाहर देखा, उसकी फ्रेंड्स अभी भी हंस रही थी, बातें कर रही थी। नेहा की आंखें नम हो गईं। शाम हुई और एक एक करके घर के मर्द वापस आने लगे। नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। औरतें फिर रसोई में लग गईं। बाहर हॉल में विजय, आनंद और अजय तीनों आकर बैठे बातें कर रहे थे। यार आज तो मजा आ गया। वो जो नई लड़की है ऑफिस के पास वाली दुकान में, आज खुद बात करने आई। सच में? क्या हुआ फिर? अरे हम हैं ही ऐसे, कोई भी खिंचा चला आता है। और तो और, मैं तो आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था, बड़ा मजा आया। तीनों जोर जोर से हंसे। रसोई में खड़ी आरती ने यह सुना, उसके हाथ रुक गए, आंखें भर आई, पर फिर चुपचाप वो चूल्हा जलाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक कोरियर वाला खड़ा था। जी प्रियंका सिंह का पार्सल है, इस पर साइन चाहिए। प्रियंका आगे बढ़ी और साइन करने के लिए हाथ बढ़ाया। आनंद ने देख लिया। ए रुको, ये क्या हो रहा है? सिग्नेचर चाहिए थे मैडम के, उन्हीं के नाम पर पार्सल है। निकलो यहाँ से, अगर अपनी खैर चाहते हो तो जल्दी निकल जाओ यहाँ से। सर पर इनका पार्सल। अरे भाग यहाँ से, कहाँ ना निकल। कोरियर वाला चला गया। आनंद पलटा और सीधे प्रियंका की तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की? हमारे सामने उसे आंखें मिला रही थी। तो जब हम नहीं होते तब क्या होता होगा? नहीं, वो बस कोरियर था, मेरी माँ ने भेजा था। चुप, एक लफ्ज नहीं। भैया बस करिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। औरत पर हाथ उठा रहे हैं आप, थोड़ी तो शर्म करिए भैया। तू मुझे शर्म सिखाएगा? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे पर हाथ उठाऊं या चिल्लाऊं, तुझे क्या इससे? अरे आनंद सही तो कह रहा है। अभिषेक शांत हो जा। अरे फालतू की बात का बतंगड़ मत बनाओ। पत्नी पर हाथ उठाना तो पति का धर्म और अधिकार होता है, ताकि वो मर्यादा से बाहर ना जाए। इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हैं? चुप हो जाओ सब लोग। अधिकार? कैसा धर्म है ये दादा? मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। अरे चुप हो जाओ अभिषेक। शहर से जो ये फालतू की बातें सीख कर आए हो, उन्हें इस घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ दिया करो। यहाँ पर हमारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारी दलीलों से नहीं। बहुत हुआ ये नाटक। रात का खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और तुम सब भी हाथ मुंह धोकर मेज पर आओ। अभिषेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पिता की बात और भाइयों की नफरत भरी नजरों के सामने वो चुप रह गया। औरतें चुपचाप फिर से रसोई में लग गईं जैसे मशीन हो। अंदर से सब बहुत दुखी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। इस घर में औरतें हमेशा मर्दों की गलतियों को अनदेखा करती आई हैं। यहाँ रहने के लिए सब कुछ देखकर भी चुप रहना ही पड़ता है। आखिर कब तक इस घर में औरतों के साथ अन्याय होता रहेगा? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें समझा सके कि ये गलत है? तभी आनंद उठा और प्रियंका की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें पोंछ रही थी। बस कर, अब रोना बंद कर। मैं कमरे में जा रहा हूँ, जल्दी आ और मेरे पैरों में तेल लगा, बहुत थक गया हूँ आज। प्रियंका चुपचाप आंसू पोंछ कर कमरे में चली गई और धीरे धीरे सब सोने चले गए। सुबह हुई और हवेली के मर्द रात के उस खौफनाक मंजर को ऐसे भूल गए जैसे कुछ हुआ भी ना हो। डाइनिंग टेबल पर विजय और आनंद हंसी मजाक कर रहे हैं और औरतें हमेशा की तरह सिर झुकाए रोटियां परोस रही हैं। तभी धीरज जी कहते हैं, अरे अभिषेक, अरे तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। अभिषेक अपने निवाला वहीं छोड़ देता है। वो एक नजर अपनी सिसकती हुई भाभियों और मां पर डालता है, फिर सीधे दादाजी की आंखों में देखता है। नहीं दादाजी, मैं शादी नहीं करना चाहता। अरे क्यों? उम्र हो गई है तुम्हारी शादी की। क्योंकि मैं किसी और की जिंदगी इस कैद खाने में बर्बाद नहीं कर सकता। अरे अभिषेक, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? खानदान की रीति मैं तय करता हूँ, तू नहीं। कैसी रीति दादाजी? औरतों को डराना मारना यही रीति है। मैं किसी और लड़की की जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करूंगा। ज्यादा पढ़ लिया है तूने, तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। शादी तो करनी ही पड़ेगी। अपनी सीमा मत लागू अभिषेक, वरना उसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को चुकानी पड़ेगी। धमकी मत दीजिए पापा, जो यहाँ हो रहा है वो गलत है।
ये मैं जानता हूँ और आप भी। अरे बस शादी करेगा तू, और अगर और बकवास की तो इस घर की औरतों पर पाबंदियां और सख्त हो जाएंगी। अभिषेक गुस्से में हवेली से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से निकल गया। घर की वो तस्वीरें दिमाग में घूम रही थी। तभी अभिषेक की नजर रुकी। गली के मोड़ पर एक आदमी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था, धक्का दे रहा था, और वहीं खड़ी थी एक लड़की जो बिना डरे उसके सामने जा खड़ी हुई। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी पत्नी है, कोई चीज नहीं। तू होती कौन है बीच में आने वाली? अपने रास्ते देख। रास्ते पर गलत हो रहा है तो रास्ते वाले बोलेंगे। और सुनिए, एक बार और हाथ उठाया तो पुलिस को फोन करने में 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। पति एक पल रुका, फिर कुछ बड़बड़ाते हुए चला गया। पत्नी की आंखें भर आईं। शुक्रिया, आज आपने मुझे उस आदमी से बचा लिया। आज मैं आ गई, लेकिन हर बार कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। अपना बचाव खुद करना होगा। अभिषेक ये सब देख रहा था। गाड़ी में बैठे हुए आराध्या को वो निडर आंखें, वो सीधे खड़े होने का अंदाज, वो गाड़ी से उतरा। तुम्हें डर नहीं लगा उस आदमी से उलझते हुए? वो तुम पर भी हमला कर सकता था। गलत होते देखकर आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकती मैं। डर तो तब लगना चाहिए जब हम जिंदा होकर भी मुर्दों की तरह चुप रहना सीख लें। काश हर आंख ऐसी ही साफ देख पाती। आपसे मिलकर लगा कि हिम्मत अभी मरी नहीं है। हिम्मत कभी मरती नहीं है, बस हम उसे चुप करा देते हैं। मैं चलती हूँ। आराध्या चली जाती है। अभिषेक उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो भीड़ में गायब नहीं हो जाती। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कान आ जाती है। देखते ही देखते 3-4 दिन गुजर गए। अभिषेक हॉल में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके मन में उस अजनबी लड़की आराध्या की बातें बार बार घूम रही थी। तभी हॉल में बैठे आकाश ने फिर वही राग छेड़ दिया। तो अभिषेक, अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, लड़की मेरी पसंद की होगी। आकाश और दादाजी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। पसंद हमें मंजूर है, लेकिन हम भी उस लड़की को परखेंगे। इस घर में हमें बहू चाहिए, कोई क्रांतिकारी नहीं। कल उनके घर हम जाएंगे। फिलहाल हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। मर्द अपने काम से बाहर निकल जाते हैं। तभी विमला और वसुंधरा दबे पांव अंदर आती है और औरतों के बीच धीमी कानाफूसी शुरू हो जाती है। अनीता बहन, सुना है अभिषेक भी मान गया। हमें तो लगा था वो अलग है, पर आखिर वही हुआ। अब पता नहीं कौन बेचारी इस घर में आएगी। नसीब की बात है विमला, जो भी आएगी सब देख कर भी अनदेखा करना ही सीखेगी। यहाँ तो चुप रहना ही सुहाग की निशानी है। विमला और वसुंधरा की बातें सुनकर पास बैठी दादी बोल पड़ती है। सही कहा, सुहाग सिर्फ सिंदूर चूड़ी से नहीं होता। असली बात यह है कि औरत अपने पति की इज्जत संभाले। मर्द गलती भी करे तो उसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए। घर की बात घर में ही रखी जाती है। कमरे में कुछ पल चुप्पी छा जाती है। विमला और वसुंधरा एक दूसरे को देखती हैं। चलो निकलते हैं, वरना कोई देख लेगा तो बेकार का ड्रामा हो जाएगा। दोनों चुपचाप वहां से चली जाती हैं और कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा रह जाता है। अगले दिन सिंह परिवार के मर्द आराध्या के घर पहुंचते हैं। सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। आराध्या हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी घबराई हुई नजरें झुकाकर बैठी हुई है। हमारी तरफ से तो सब ठीक है, लेकिन हमारे घर के नियम काफी सख्त हैं। निभा पाओगी ना? जी दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपके घर के हिसाब से खुद को ढाल लूंगी। अरे अभिषेक ने हमें सब पहले ही बता दिया था। हमारी बेटी समझदार है, उसे पता है कब क्या बोलना है और कब चुप रहना बेहतर होता है। अभिषेक, मान गए तुम्हारी पसंद को? हाँ? बिल्कुल हमारे घर के लायक है। अभिषेक हल्का मुस्कुराया और मन में कुछ सोचने लगा। कुछ दिन पहले की बात है। उसी गली में जहां पहली बार आराध्या मिली थी, अभिषेक उसे ढूंढते हुए वहां आया था और उस दिन भी आराध्या उसे वहीं खड़ी मिली। उस दिन जो तुमने कहा था, गलत देखकर आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकती, वो बात दिमाग से गई नहीं है। तो मुझे एक ऐसी लड़की ही चाहिए मेरे घर के लिए। पर पहले सच सुनो, मेरे घर में औरतों की हालत ठीक नहीं है। डर है, बंदिशें हैं, जुल्म है। मैं चाहता हूं कि कोई उस घर को बदले, पर यह आसान नहीं होगा। मुझसे शादी कर लो। शादी? अच्छा ये बताओ, कितने दिन से देख रहे हो ये सब? पूरी जिंदगी। आराध्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं शादी करूंगी, पर सिर्फ बहू बनकर नहीं आऊंगी। उस घर को बदलने आऊंगी। 4 दिन में दोनों के बीच भरोसा बन गया था। आराध्या ने उस घर की हर बात सुनी थी, हर जुल्म, हर बंदिश, और समझ लिया था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। आज मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी, ताकि एक दिन इस घर की हर औरत की आंखों से वो पट्टी उतार सकूं। शादी तय हो गई।
जो काम महीनों में होता वो सिर्फ 15 दिनों में हो गया। अभिषेक के घर वालों को जल्दी थी और आराध्या भी तैयार थी। फिर वो दिन आया जब सिंह हवेली में शहनाई बज उठी। गृह प्रवेश के वक्त आराध्या ने दहलीज पर कदम रखा। घर की औरतें एक तरफ चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए। सामने धीरज सिंह कुर्सी पर बैठे थे। अरे देख रही हो इन औरतों को, नजरें नीचे जुबान बंद, यही इस घर का तरीका है। आजकल की लड़कियां तेज आवाज में बोलती है, मर्दों की बराबरी करती है। वो यहाँ नहीं चलेगा। अभिषेक ने सब बताया होगा तुम्हें। जी दादाजी, अभिषेक ने एक एक बात बताई है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी खरी उतरने की कोशिश करूंगी। धीरज सिंह ने तसल्ली से सिर हिलाया। रात हुई, सब सो गए। अभिषेक और आराध्या कमरे में थे। आराध्या, तुमने मेरे परिवार के लिए जो किया, थैंक्स। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए साथ देना चाहती थी, और सिर्फ परिवार के लिए नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। मैं हर मुश्किल में साथ रहूंगा, वादा है। और हम दोनों साथ हैं तो इस घर के हालात भी बदलेंगे एक दिन, जरूर। अगली सुबह आराध्या तैयार होकर नीचे आई, बाकी बहुओं की तरह नजरें झुकाई, चुपचाप। हमने सोचा था अभिषेक भैया अच्छे हैं तो उनकी पत्नी कुछ बदलाव लाएगी, पर ये तो खुद इस घर के नियमों में ढल गई। शायद यही होता है, यहाँ आकर सब बदल जाते हैं। आराध्या रसोई में गई, पहली बार चूल्हा जलाया। दादी जी, आज पहली रसोई है मेरी, आप बताइए क्या बनाऊं? आपकी पसंद का बनाऊंगी। दादाजी ने घर के मर्दों की पसंद का खाना बताया। आराध्या ने वही बनाया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अरे खाना अच्छा बना है, लगता है इस घर के तरीके समझ आ गए हैं तुम्हें। पर याद रहे, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, और उन्हीं को तो बदलना है दादाजी। आराध्या का पहला दिन इसी तरह हवेली में बीता और अगले दिन हवेली में सब रोज की तरह था। आराध्या रसोई में बाकी बहुओं के साथ लगी हुई थी। तभी बाहर से विजय की आवाज आई, आरती, चाय ला दो 2 कप। आरती चाय लेकर हॉल में आई और रुक गई। विजय के बगल में एक लड़की बैठी थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी। विजय भी हंस रहा था, वो हंसी जो आरती ने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। अरे यार, बहुत मजा आया आज स्मृति। आरती ने चाय मेज पर रखी, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मन में बहुत कुछ उबल रहा था, लेकिन होठ खामोश थे। वो चुपचाप मुड़कर जाने लगी। ये कौन है? बस इतना, और विजय की आंखें पलटी। क्या मतलब है तेरा? इतनी हिम्मत? मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं, मैंने बस। चुप। मैं तुझे खाना देता हूँ, रहने को छत देता हूँ, तेरे लिए बस इतना ही काफी है। तू अनाथ है, तेरे पास पहले कुछ भी नहीं था। मेरी जिंदगी या मेरे दोस्तों के बारे में बोलने की हिम्मत मत करना, समझी? वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरती वापस रसोई में आ गई, आंखें भरी थी। आराध्या ने सब देखा था। वो आरती के पास गई। कुछ मत बोलो आराध्या, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो दीदी, जो हो रहा है वो गलत है। जानती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ? बोलूं तो मारेंगे, चुप रहूं तो यही होता रहेगा। मायके वाले हैं नहीं तो बताओ क्या करूं मैं? परेशान मत होइए दीदी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? जब से इस घर में आई हूँ यही देख रही हूँ। जब मन किया हाथ उठा दिया, जब मन किया गाली दे दी। खुद पराई औरतों से संबंध रखे तो सही, लेकिन अगर औरतें गलती से भी किसी को नजर उठाकर देख ले तो आफत आ जाती है। दिन भर आराध्या ने देखा, आकाश ने अनीता सास पर रोज की तरह रौब जमाया, बस इसलिए कि चाय में शक्कर कम थी। आनंद ने प्रियंका को बाजार जाने से रोका, कोई वजह नहीं, बस इसलिए कि उसका मन था। अजय ने आशा की बात बीच में काट दी, जैसे उसकी आवाज की कोई कीमत ही नहीं। आराध्या सब देखती रही, चुप रही, हर बार बात दिल में उतरती रही। रात हुई, घर की औरतें सो गई, पर हवेली के एक कमरे में रोशनी थी। आराध्या की नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ी। अंदर से आवाजें आ रही थी। अरे भाई इन दीवारों के बाहर हम क्या करते हैं, ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। और घर में, वहां तो हमारा हुक्म पत्थर की लकीर है। घर की औरतों को इतना दबा कर रखा है कि वो सवाल करना तो दूर, आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। बाहर की आजादी का मजा ही कुछ और है। घर में तो बस चुप रहने वाली बीवी अच्छी लगती है और रहेगी भी ऐसी ही जब तक दादाजी हैं। इस घर में कोई कुछ नहीं बदल सकता। आराध्या दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी। दिन में रीत और मर्यादा सिखाने वाले रात को यही थे। औरतों के बारे में जिस तरह बात हो रही थी वो शब्द नहीं थे, हर औरत के आत्मसम्मान पर चोट थी। दिन में आंखों पर पट्टी बंधवाते हैं और रात को खुद अंधेरे में छुपते हैं। ये पट्टी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। दिन पर दिन बीतते गए। आराध्या हर चीज देख रही थी, चुपचाप, शांत। रात को जुआ, दिन में औरतों पर रौब, हर बात, हर घटना, सबूत इकट्ठा हो रहे थे। एक एक करके एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। आराध्या ने खोला। सामने पुराना दोस्त रोहन खड़ा था। आराध्या,
तेरी मम्मी से पता चला शादी हो गई और बताया भी नहीं, मोबाइल भी बंद था तेरा, क्या हो गया था तुझे? सब इतनी जल्दी हुआ यार, किसी से बात ही नहीं हो पाई। आराध्या और रोहन बात कर रहे थे, तभी विजय की नजर पड़ी। ये क्या हो रहा है? इस घर की औरतें किसी गैर मर्द से इस तरह से नहीं बैठती, और तुम तो उसी के साथ बैठी हो। देख अपनी बीवी को, तेरे अंदर गैरत है कि नहीं है? कंट्रोल कर इसे। भैया वो कुछ गलत नहीं कर रही है, उसका पुराना दोस्त है, बस मिलने आया है। अभिषेक, इस घर के नियम तुझे पता है, अपनी बीवी को समझा। पापा बात ही तो कर रही है, ये कोई गुनाह नहीं है। बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू। इस घर में रहना है तो यहाँ के नियम मानने होंगे, तुझे भी और तेरी बीवी को भी। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। आराध्या रोहन की तरफ मुड़ी। यार तुम जाओ भी, बाद में बात करते हैं, बस थोड़ा और सब्र। दिन बीतते गए, आराध्या ने खुद को पूरी तरह से इस घर के रंग में ढाल लिया था। नजरें झुकी, आवाज धीमी, पर आंखें खुली थी। एक दिन घर में आकाश के कुछ दोस्त आए। औरतें चाय नाश्ता रखकर अंदर जाने लगी, तभी एक दोस्त ने कह दिया, वाह भाई आकाश भाई, घर की बहुएं बड़ी सुंदर हैं। बस इतना काफी था। दोस्त चले गए। आकाश अनीता पर भड़क गए। अरे वहां खड़े रहने की क्या जरूरत थी? उन लड़कों की तरफ देखने की क्या जरूरत थी? मैंने कहाँ देखा, बस चाय रख रही थी। आकाश ने अनीता की एक न सुनी और जानवरों की तरह मारना चालू कर दिया। आराध्या भी वहीं पास खड़ी थी। ये गलत है। क्या कहा? मैंने कहा ये गलत है, आप औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात में रह। हम अपनी बीवियों के साथ जो करें, तेरी दखलंदाजी नहीं चलेगी। अरे इस घर में किसी औरत की इतनी हिम्मत नहीं, कभी नहीं थी। तू कौन होती है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। धीरज सिंह, आकाश सिंह, विजय, आनंद, अजय सिंह, सब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। घरेलू हिंसा, जुए और औरतों पर अत्याचार के पक्के सबूत हैं हमारे पास। अरे जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी पहुंच कहाँ तक है? बिल्कुल पता है, पर आज से पहले सबूत नहीं थे, आज हैं। तभी अभिषेक आगे आया। दादाजी शायद आप नहीं जानते, आपकी छोटी बहू आराध्या कौन है? मतलब? आराध्या एक वकील है दादाजी, और सिर्फ वकील ही नहीं, घरेलू हिंसा के केसों में आज तक एक भी केस नहीं हारी। हमने ये शादी इसीलिए की थी ताकि इस घर की औरतों की आंखों से वो पट्टी उतार सके जो आप लोगों ने बांधी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। धीरज सिंह, आकाश, विजय, आनंद, अजय, सबके चेहरे उतर गए। महीनों से हर सबूत इकट्ठा करती रही, रात का जुआ, औरतों पर हाथ, बंदिशें, सब कुछ। आज वो पट्टी उतरेगी, हमेशा के लिए। घर के मर्दों को कानून के सामने झुकना पड़ा, और उस दिन पहली बार सिंह हवेली की औरतों ने सिर उठाकर सांस ली। 2 साल बाद आरती ने सिलाई का काम शुरू किया। उसके हाथ जो कभी जलते थे अब कपड़े बनाते थे। प्रियंका एक स्कूल में टीचर बन गई। उसकी आवाज जो कभी दबी रहती थी अब बच्चों को पढ़ाती थी। आशा ने नर्सिंग का कोर्स शुरू किया। जो कभी दूसरों का दर्द चुपचाप देखती थी अब दर्द मिटाना सीख रही थी। और नेहा अब कॉलेज अकेली जाती थी, नजरें ऊपर, एकदम आजाद। पहली बार लग रहा है आसमान कितना बड़ा है। सरला दादी आंगन में बैठी थी। खिड़की से बाहर धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने आराध्या का हाथ थामा। बेटा तूने वो किया है जो मैं 50 साल में नहीं कर पाई। दादी जी आपने सहा, इसीलिए मैं लड़ पाई। और उस दिन सिंह हवेली में पहली बार औरतों की हंसी गूंजी। वो हंसी जो बरसों से दबी थी आज आजाद थी। और वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद मर्द। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आया। क्या जानना है तुम्हें? अरे बस, घर की औरतें कैसी है? तुम्हारे घर की औरतें? वो तो बहुत अच्छी है। आरती की अपनी बुटीक है, प्रियंका स्कूल में पढ़ाती है, आशा नर्स बन गई है, नेहा कॉलेज टॉप कर रही है, सरला दादी आराम से जी रही है। कमरे में चुप्पी छा गई। मतलब हमारे बिना किसी की जिंदगी रुकी नहीं? रुकी नहीं, बल्कि शुरू हुई है। हमने सोचा था कि हम हैं तो वो हैं, पर सच तो ये था कि हम थे इसीलिए वो टूटी हुई थी। हमने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी और खुद अंधेरे में थे। हम उन्हें कमजोर समझते थे, कमजोर तो हम निकले। अरे हम बहुत गलत थे। पुलिस अफसर उठा और जाने लगा। दरवाजे पर रुककर पलटा। एक बात और, उन औरतों ने तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं की है, बस आगे बढ़ गई हैं। यही उनकी असली ताकत है। कमरे में 5 मर्द चुप बैठे रहे। बाहर दुनिया चल रही